नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के भूगोल विषय में ग्रामीण अधिवासों का अध्ययन करेंगे। अधिवास प्राय मानव के द्वारा रचित एक ऐसी रचना होती है जो उसके रहने और कार्य करने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। अधिवास मानव के सांस्कृतिक वातावरण के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनके निर्माण में उसे अपनी भौतिक परिस्थितियों में आवश्यक और महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ते हैं। सामान्य रूप से अधिवास मानव के द्वारा रचित ऐसी रचना होती हैं और इनके जो गुण होते हैं, इनमें मानव एक सामाजिक प्राणी की भांति जीवन व्यतीत करता है अधिवासों में, और आपस में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान भी करता है। अधिवासों में गृह या मकान प्रारंभिक इकाई के रूप में होते हैं, चाहे वो घास फूस के बने हुए हों या मिट्टी के बने हुए हों, कंक्रीट के बने हुए हों या पत्थर के बने हुए हों या लकड़ी के बने हुए हों। इन अधिवासों में संपर्क स्थापित करने के लिए पगडंडियां, गलियां और सड़कें आदि बनी हुई होती हैं। मानव जहां स्थायी और अस्थायी रूप से इन अधिवासों में रहता है, कहीं वो स्थायी रूप से रहता है, कहीं वो अस्थायी आवास बना करके रहता है, उन समूहों को मानव अधिवास कहते हैं। स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के अधिवास होते हैं। स्थायी अधिवास उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां भूमि समतल होने के साथ साथ उपजाऊ होती है, जल प्राप्ति की सुविधा होती है, मानव जीवन सुरक्षित रहता है, मानव के आकर्षण के लिए कोई तथ्य या संसाधन वहां मिलता है, और आवागमन के लिए संपर्क स्थापित करने के लिए पगडंडियां अथवा मार्ग की सुविधा होती है। भूमध्य सागरीय, मानसूनी और शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकांश बस्तियां स्थायी रूप से बसी हुई पाई जाती हैं। अस्थायी अधिवास शिकारी, चरवाहे अथवा प्राचीन ढंग से खेती करने वाले कृषकों, अथवा जहां पशुपालन ऋतुओं के अनुसार ऊंचे पहाड़ी भागों में किया जाता है या घाटियों में स्थानांतरण होता रहता है, जैसे आल्प्स पर्वत श्रेणियां है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, इन क्षेत्रों में अस्थायी अधिवास पाए जाते हैं। शीत ऋतु में ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों से लोग, ये चरवाहे, अपने पशुओं को लेकर के नीचे मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और ऋतु परिवर्तन होने पर जब गर्मी की ऋतु आती है तो वापस अपने पशुओं को लेकर के वापस ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। इस प्रकार वो जहाँ जितने दिन वहाँ रहते हैं, अधिवास अस्थायी रूप से तंबू अथवा झोपड़ी अथवा इसी तरह की कोई टेम्परेरी सेटलमेंट बना करके वहाँ रहते हैं। बिखरे हुए घर, कृषक घर, पूर्वा, गांव, कस्बा, नगर, इस प्रकार के इनके उदाहरण होते हैं। इन अधिवासों में कुछ को ग्रामीण अधिवास और कुछ को हम नगरीय अधिवास कहते हैं। ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट से तात्पर्य उस अधिवास से होता है जिसके अधिकांश निवासी अपने जीवन के लिए भूमि के विदोहन पर निर्भर रहते हैं। उनके निवासी मुख्य रूप से कार्य कृषि के आधारित करते हैं, पशुपालन करते हैं, कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, लकड़ियां काटते हैं और वन वस्तु संग्रह आदि का कार्य ये करते हैं। इनका जीवन एक प्रकार से ग्रामीण स्वरूप लिए हुए होता है
ग्रामीण अधिवासों में, किंतु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन बस्तियों में से वे लोग भी रहते हैं जो कृषकों के अलावा कृषक श्रमिकों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। गांव की जनसंख्या कुछ ही घरों से लेकर के लगभग 5,000 अथवा कभी कभी इससे अधिक भी हो सकती है। नगरीय अधिवास तो दूसरे प्रकार का, कस्बे, नगर, महानगर सम्मिलित इनमें किए जाते हैं। इन अधिवासों की विशेषता यह है कि इनमें गैर कृषि उद्योग अधिक होते हैं। ग्रामीण अधिवास में तो कृषक या कृषि से संबंधित उद्योग रहेंगे, जबकि नगरीय अधिवास में जो उद्योग धंधे हैं वो गैर कृषि से संबंधित होते हैं। अनेक प्रकार के उद्योग, संचार तंत्र, परिवहन के साधनों का विकास यहाँ अधिक पाया जाता है। अब आप आते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों पर। ग्रामीण या देहाती बस्तियों में मुख्य रूप से किसान निवास करते हैं। इनका मुख्य कार्य अनाज एवं कृषि की वस्तुएं उत्पन्न करना होता है, जैसा हमने पहले बताया। इन ग्रामीण अधिवासों को सामान्य रूप से उसकी स्थिति, प्रकार, स्वरूप, प्रतिरूप, भौतिक वातावरण, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक तकनीकी तथ्यों के आधार पर हम पुनः इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो सघन ग्रामीण अधिवास, जो पास पास सघन रूप से बसे हुए होते हैं। दूसरा प्रकीर्ण अथवा बिखरी हुई बस्तियां, जिनको हम कहते हैं सघन ग्रामीण अधिवास, सामान्यतः उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां मनुष्य सामाजिक दृष्टि से अपने पूरे समाज के साथ मिलकर के रहना पसंद करता है। विश्व की सर्वाधिक सघन बस्तियां नदियों के उपजाऊ मैदानों में ही मिलती हैं। यहाँ समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टियां, पर्याप्त जल प्राप्ति, कृषि से स्थायी भरण पोषण, पशुपालन, यातायात के पर्याप्त साधन, शांति आदि कारक सघन बस्तियों के बसने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चीन के हांगो नदी, भारत का गंगा यमुना का दोआब, मिस्र में नील नदी की घाटी, यूरोप में राइन, रूर और पो नदी की घाटी, वोल्गा, मिसिसिपी, मिसौरी आदि की जो बस्तियां हैं वो सघन बस्तियों के उत्कृष्ट उदाहरणों में आते हैं। प्रकीर्ण बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां एक दूसरे से दूर दूर बसे हुए होती हैं, जिनका पारस्परिक संबंध कच्ची सड़कों या पगडंडियों के द्वारा होता है। यहाँ कृषि के लिए उपयुक्त धरातलीय अवस्थाएं नहीं पाई जाती। अनउर्वरक मिट्टियां यहाँ पाई जाती हैं। कठोर जलवायु और प्रतिकूल धरातल के कारण बड़े पैमाने पर खेती की संभावनाएं कम होती हैं। इस प्रकार के अधिवास पर्वतीय, मरुस्थलीय तथा सघन वन क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं। प्रोफेसर S.D. कौशिक ने मानव अधिवासों को मकानों की पारस्परिक दूरी के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया है। किसने? S.D. कौशिक ने। पहला, प्रकीर्ण या एकांकी बस्तियां, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। सघन या एकत्रित बस्तियां, कॉम्पैक्ट और एंग्लोमरेटेड सेटलमेंट। संयुक्त बस्तियां, कंपोजिट सेटलमेंट और अपखंडित बस्तियां, फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। प्रकीर्ण या एकांकी बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जिनमें बस्ती के घर अलग अलग होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये बस्तियां उतनी ही प्राचीन होती हैं जितनी की मानव सभ्यता होती है। जिस समय मनुष्य को सामाजिक संगठन का ज्ञान भी नहीं था, उस
समय का जीवन प्राय व्यक्तिगत एवं पृथक था, अतः उसके निवास भी एकांत में हुआ करते थे। आज भी इस प्रकार की बस्तियां चरवाहों, लकड़हारों, शिकारियों से संबंधित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। यही नहीं, विश्व के सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में भी कृषि क्षेत्रों में ऐसी बस्तियां सर्वत्र सब जगह फैली हुई हैं। इन बस्तियों में मकान अलग अलग एक दूसरे के बीच में कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। इन कृषि गृह या फार्म स्टेट या वास गृह, होम स्टेट भी कहा जाता है। एकांकी बस्तियों के प्रत्येक घर में केवल एक ही परिवार रहता है, किंतु यह संभव है कि उस परिवार का कोई नौकर या श्रमिक उसी मकान में किसी भाग में पृथक रूप से एक कमरा बनाकर रह सकता है। यद्यपि इस प्रकार की बस्तियों में गांव के मनुष्य का सामाजिक संगठन कमजोर हो जाता है, फिर भी इन परिवार अधिवासों में अनेक आर्थिक लाभ होते हैं तथा परिवार की राजनीतिक और लड़ाई झगड़ों से दूरी बनी रहती है। सघन या एकत्रित बस्तियां, जिन अधिवासों में बस्ती के घर आस पास होते हैं, पास सटे हुए होते हैं, उन्हें सघन और या एकत्रित बस्तियां कहते हैं। कुछ विद्वानों ने उन्हें पुंजित, क्लस्टर्ड या संकेंद्रित, कंसंट्रेटेड अधिवास भी कहा है। इन अधिवासों का स्वरूप, आकार तथा कार्य प्रकीर्ण अधिवासों से भिन्न होता है, जिसका प्रमुख कारण सामाजिक संबंधों का अति जटिल होना होता है। प्राय इन अधिवासों में मार्गों, सड़क के अथवा गलियों के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन अधिवासों के प्रादुर्भाव के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें पानी की सुविधा, भूमि की उर्वरा शक्ति, औद्योगिकीकरण, धार्मिक गमनागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, राजनीति आदि कारण हो सकते हैं। फिंच और ट्रिवार्था ने ऐसी सघन बस्तियों को न्यूक्लिएटेड अथवा कॉम्पैक्ट बस्तियों का नाम दिया है। नाभिकीय अथवा कॉम्पैक्ट सघन बस्तियों का नाम दिया है। ब्लास ने पुंजित, क्लस्टर्ड बस्तियां कहा है इनको, और जीन ब्रून्स ने संकेंद्रित, कंसंट्रेटेड बस्तियां इनको कहा है। संयुक्त बस्तियों के अंतर्गत प्राय एक केंद्रीय ग्राम, सेंट्रल विलेज होता है, किंतु उसके साथ ही गांव की सीमा के भीतर ही कुछ छोटे छोटे पूर्वीय या नंगले हैमलेट बने हुए होते हैं, परंतु ये पूर्वे विभिन्न कारणवश केंद्रीय ग्राम को छोड़ करके आए हुए एक या कई परिवारों का अपेक्षाकृत एक छोटा समूह बन जाता है, जिसमें प्राय एक जाति या बिरादरी के लोग ही रहते हैं। उत्तर भारत में अनेक ग्राम इस प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें केंद्रीय ग्राम के अतिरिक्त कई पूर्वे पाए जाते हैं। प्रोफेसर रामलोचन सिंह या आर.एल. सिंह साहब ने इस प्रकार की बस्तियों को अर्ध सघन बस्तियां, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहा है। अपखंडित बस्तियां, जिस ग्रामीण क्षेत्र में गांव की सीमा के भीतरी बसाव बिखरा हुआ मिलता है, अर्थात गांव के एक दूसरे से थोड़ी दूर बने हुए होते हैं, अथवा छोटे छोटे पूर्वीय नंगले थोड़ी थोड़ी दूरी पर बसे हुए होते हैं, तथा जिनमें कोई भी केंद्रीय ग्राम नहीं होता, उसे अपखंडित बसाव या अपखंडित सेटलमेंट बस्तियां कहते हैं। इस प्रकार के अधिवासों को एकांकी अधिवास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिकन या यूरोपियन फार्म गृह के समान विपरीत इन छोटी बस्तियों में एक ही परिवार का होना आवश्यक नहीं होता। दूसरे
इनमें सामाजिक संगठन, श्रम विभाजन और सामुदायिक भावना पाई जाती है। प्रोफेसर स्पैट ने ऐसी बस्तियों को प्रकीर्ण या डिस्पर्स सेटलमेंट बताया है। आर.एल. सिंह ने पूर्वों का अधिवास या अपखंडित अधिवास, पूर्वों को अधिवास या अपखंडित अधिवास, फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट इनको कहा है प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने। अपखंडित बस्तियां मुख्यतः बंगाल के डेल्टा प्रदेश, गंगा घाघरा का दोआब, राप्ती नदी के पश्चिम में सरयू पार मैदान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा यमुना का मैदान, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत आदि आते हैं, तथा अंबाला जिलों में पाया जाता है।